हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज के वीडियो से हम वन बाय वन पूरे 52 ज़िले पढ़ेंगे। आज पहला वीडियो है ज़िलों का, ज़िलेवार सीरीज आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम जबलपुर ज़िले को पढ़ेंगे और वन बाय वन एक एक करके सारे ज़िले पढ़ लेंगे। सबसे पहले जबलपुर ज़िला क्योंकि आपको पता है एमपी में टोटल 10 संभाग हैं और उसमें सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर संभाग। तो इसलिए पहला ज़िला जबलपुर ही पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इस वीडियो और में और बाकी और भी वीडियो यूट्यूब पर है, उनमें ये डिफरेंस है कि इसमें हम ट्रिक से बहुत सारी चीज़ें याद कर लेंगे। जो फैक्ट होते हैं वो सारे ट्रिक से याद कर लेंगे, जिससे हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो अगर हम रफ मैप से आपको बताएं आखिरकार जबलपुर कहाँ है, तो आपको एक रफ आइडिया तो होना ही चाहिए। अगर मैं रफ एमपी का मैप बना देता हूँ, थोड़ा रफ ही रहेगा ये तो यहाँ कहीं जबलपुर एरिया है, ठीक है। ये जबलपुर है। इसी जबलपुर से कटनी अलग हुआ था। ये एरिया जबलपुर है। यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी के बगल में जबलपुर है। ओके, अब देखो, आपने अगर कभी भी जबलपुर जिला पढ़ा है तो आपको 3 चीज़ें तो सबसे पहले पता ही होंगी। एक तो इसकी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है पूरे एमपी में। ये मैं दोबारा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा अरेंज कर लेना। इसी में से मैं पूरा पढ़ा देता हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, 3-4 पेज हैं जबलपुर ज़िले के और ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जबलपुर में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ये पॉइंट आपको पता होगा। तो हमें सिर्फ 3 पॉइंट पता करने हैं बस, और उसी 3 पॉइंट से पूरा जबलपुर ज़िला कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला है साक्षरता दर। आपको पता है जबलपुर में सबसे ज़्यादा है 2011 की सेंसस के हिसाब से। कितनी है? 81.29%। याद कर लो तो अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है ना पूरे एमपी में जबलपुर की। दूसरा पॉइंट आपको जबलपुर के बारे में पता होगा कि इसको त्रिपुरी बोलते थे, ठीक है। हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे, तो इधर हम हिस्ट्री का डिस्कशन करते हुए 2 चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे वो कौन सी कलचुरी, हाँ कलचुरी 2 जगह थी, एक माहिष्मती की कलचुरी और एक त्रिपुरी की कलचुरी, ठीक। तो हम यहाँ पे कलचुरी पढ़ेंगे, त्रिपुरी वाली। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री के तौर पर हम यही पढ़ेंगे, त्रिपुरी की कलचुरी और गौंड किंगडम जो जबलपुर से रिलेटेड है, ये पढ़ेंगे। ये दोनों बात आपको पता है। और तीसरी बात आपको यहाँ पता होगी कि एमपी हाई कोर्ट जबलपुर में ही है, ठीक है। इसकी खंडपीठ जरूर ग्वालियर और इंदौर में है, लेकिन एमपी हाई कोर्ट की मेन शाखा जबलपुर ही है। ओके, ये 3 पॉइंट आपको पता है। अब इन्हीं से हम बाकी के पॉइंट याद करते हैं। पहले हम पॉइंट बता देते हैं आपको कौन से याद कर रहे हैं अभी। जबलपुर की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। जबलपुर फर्नीचर उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एमपी का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है, जेम रिफाइनिंग सेंटर, रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में। ओके, भेड़ाघाट वाटरफॉल है, ये डायरेक्टली याद हो जाता है, आपको यहाँ याद नहीं करना। ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में है। डिफेंस मिनिस्ट्री का हैवी व्हीकल वर्कशॉप और गन कैरेज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है, ठीक है। और 2018 में एमपी की पहली ई लाइब्रेरी बनी, मतलब नेत्रहीन बच्चों के पढ़ने के लिए। ये 2018 का करंट अफेयर्स है, ये शायद नहीं आएगा, लेकिन ये जबलपुर पढ़ने में नंबर 1 है, इसलिए ये डायरेक्टली याद हो जाता है, यहाँ लिखा है। वैसे ये मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारा पार्ट सत्यार्थी शर्मा क्लासेस के शेखावत सर की वीडियो से मैंने ये किया है कंप्लीट, और नहीं तो फिर 1-2 दिन और लगते अगर उनकी वीडियो नहीं होती। बहुत हेल्प मिली है उनकी वीडियो से, और भी पढ़ा है मैंने, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना कि उनका, ये तो उनके जैसा डाटा है, सत्यार्थी शर्मा क्लासेस के रजत सर जैसा डाटा है। ये वीडियो मैंने उनकी ही देखी थी, ठीक है। अब देखो, जबलपुर में साक्षरता दर है 81.29, सबसे ज़्यादा पूरे एमपी में, ठीक। अब देखो, आपको इमेजिन करनी है पहली स्टोरी। जब कोई पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, तो कोई बच्चा, आप इमेजिन करते रहना स्टोरी। बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो फर्नीचर पर बैठ के, यानी कि टेबल कुर्सी पर फर्नीचर पर बैठ के पढ़ाई करता है, तो जबलपुर फर्नीचर उद्योग के लिए फेमस है। आप इमेजिन कर रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है टेबल कुर्सी पे। उसके बाद जब वो पढ़ चुका होगा, बच्चा अच्छे से पढ़ चुका होगा, तो रत्न जैसा चमक जाएगा, ठीक है। रत्न जैसा चमक जाएगा वो बच्चा, तो रत्न परिष्कृत केंद्र। उसके बाद उसे पढ़ने के बाद अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक। इमेजिन करते रहना आप स्टोरी मन में। अच्छी पोस्ट मिल जाएगी तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में है। उसके बाद जब पोस्ट अच्छी मिलेगी तो उसे, मतलब सरकार की तरफ से गाड़ी भी, हैवी गाड़ी मिलेगी, आप फॉर्च्यूनर समझ लो, हैवी गाड़ी मिलेगी, तो हैवी व्हीकल वर्कशॉप जबलपुर में है। और ई लाइब्रेरी डायरेक्ट लिटरेसी रेट से हो ही रहा है, साक्षरता दिवस से, ठीक है। ये एमपी की पहली सुगम लाइब्रेरी है ये। तो ये सारे पॉइंट आपको याद हो गए सिर्फ और सिर्फ साक्षरता दर से। साक्षरता अच्छी है, टेबल कुर्सी पे पढ़ाई, यानी जबलपुर फर्नीचर उद्योग, रत्न जैसा चमक जाएगा, एमपी का फर्स्ट रत्न परिष्कृत केंद्र, बेड़ाघाट छोड़ो। पोस्ट अच्छी मिलेगी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप। उसके बाद हैवी व्हीकल मिलेगा, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की हैवी व्हीकल वर्कशॉप यहीं है। देखो, यहाँ पे एक चीज़ और है, इसी वर्कशॉप में
एम इंडिया की पहली स्वदेशी तोप धनुष का निर्माण हुआ था। ये पॉइंट डायरेक्टली याद रहेगा, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। देखो अभी 1-2 साल से क्या हो रहा है, ई लर्निंग हो रही है, ई एजुकेशन होता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो बुक्स में मकड़ी का जाला लग गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ लिखा हुआ है नीचे देखो, देश का पहला मकड़ी घर बनेगा। तो आप ऐसे इमेजिन करना, बुक्स में मकड़ी का जाला लग गया है, तो देश का पहला मकड़ी घर कहाँ, जबलपुर में। 2018 का प्रस्तावित था, लेटेस्ट बनी गया होगा या बन रहा होगा, देखा नहीं, ये तब का ही है। तो एक स्टोरी से आपको ये 8 पॉइंट याद हो गए होंगे, ठीक है। अब हम ये बाकी के पॉइंट जो यहाँ लिखे हुए हैं ये याद करते हैं। पढ़ने में अच्छा है। जबलपुर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1964 में बना था। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। देखो जैसे मेडिकल के लिए पहले पीएमटी होता था, इंजीनियरिंग के लिए एमपी में पीईटी होता था, ऐसे ही एग्रीकल्चर के लिए पीएटी होता है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। उसमें जो बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं वो यही कॉलेज लेता है, जवाहरलाल नेहरू जबलपुर वाला। हालांकि इसके बाद विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर वाला भी है कृषि कॉलेज, लेकिन आप पहला ये याद रखो 1964 याद रखना, क्योंकि 1964 में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रिक्वेंटली आती रहेंगी। एक मैं और बता देता हूँ, जैसे इंदौर का डीएवीवी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, उसकी भी स्थापना 1964 को हुई थी। ऐसे 2-3 बार 1964 आपको याद आएगा, तो बार बार पढ़ने में ये याद हो जाएगा, ठीक है। 1947 में प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज कौन सा है, मेडिकल कॉलेज 1946 गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, वो ग्वालियर में है, लेकिन ठीक है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो रही है। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय 1955, ये जबलपुर में है। ये देखो कैसे याद आएगा, देखो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1939 में, तो सुभाष चंद्र बोस इनके सामने खड़े हुए थे पट्टवी सीतारमैया, जो एमपी के फर्स्ट गवर्नर थे ना, वही पट्टवी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे कौन से गांधी, महात्मा गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पट्टवी सीतारमैया को। फिर भी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए, मतलब आईएनसी के प्रेसिडेंट बन गए सुभाष चंद्र बोस। तो इससे याद रहेगा आपको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में है, ठीक है। रानी दुर्गावती, जब हम ये आपको बताया था हमने, ये सेकंड जो पॉइंट था, हिस्ट्री में हम जबलपुर की हिस्ट्री में हम 2 पॉइंट पढ़ते हैं मेनली, एक तो त्रिपुरी के कल्चरी और एक गौंड किंगडम। तो जब हम त्रिपुरी के कल्चरी पढ़ते हैं तो रानी दुर्गावती, गौंड किंगडम पढ़ते हैं तो रानी दुर्गावती आती है। रानी दुर्गावती, अभी हम हिस्ट्री देखेंगे तो रानी दुर्गावती से आपको 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। रानी दुर्गावती एयरपोर्ट, जिसको डुमना एयरपोर्ट बोलते हैं, वो जबलपुर में है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है। रानी दुर्गावती म्यूजियम या संग्रहालय जबलपुर, एंड रानी दुर्गावती का दुर्ग जबलपुर में, ठीक है। ये सारे पॉइंट एक जगह से याद रहेंगे। तो यहाँ से आप याद रखना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1957 में। देखो 1857 में फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उसके जस्ट 100 साल बाद 1957 में ये ओपन हुआ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और एक चीज़ और है, ग्वालियर का जो लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है LNIPE, वो भी 1957 में 1857 के 100 साल बाद ओपन हुआ था। तो ये दोनों याद रखेंगे, ओके। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 2009 में, ये जबलपुर में है। देखो नानाजी देशमुख जी को भारत रत्न मिला, उसके बाद से बहुत सारे लोग जानने लगे उन्हें, उससे पहले शायद कम लोग जानते थे। तो इससे याद रहता है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में है। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। जब कोई ज़्यादा पढ़ जाता है तो थोड़ी धर्म की बातें बताने लगता है, तो इससे याद रखना आप कि जबलपुर पढ़ा लिखा जिला है, तो थोड़ी धर्म की बातें बता रहा है। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये सारे पॉइंट आपको एक बॉक्स में लिख लेना है, और 1-2 बार अगर फ्रिक्वेंटली जाएंगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने जो फर्स्ट स्टोरी बनाई थी, पढ़ने में अच्छा है जबलपुर, तो फर्नीचर पर बैठ के पड़ेगा, रत्न परिष्कृत, पोस्ट अच्छी मिलेगी, हैवी व्हीकल मिलेगा, इससे ये पॉइंट याद रख रहे थे। अच्छा, इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कुछ पॉइंट और याद कर लेते हैं। जैसे ये है, गाँव में एक बुजुर्ग से पूछा भाई शिक्षा का क्या महत्व है, ठीक है। तो बुजुर्ग ने पता क्या आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया। बुजुर्ग ने कहा विकलांग आदमी को दूसरे पैर की तरह काम करती है एजुकेशन। विकलांग आदमी को दूसरे पैर की तरह काम करती है एजुकेशन। महिलाएं सशक्त होती हैं एजुकेशन से, और पूरे समुदाय का विकास होता है। ये आप बुजुर्ग का आंसर याद रख लेंगे, विकलांग आदमी को पैर की तरह काम करती है, महिलाएं सशक्त होती हैं, और पूरा समुदाय का विकास होता है। इससे देखो क्या पॉइंट याद रखना, देखो देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र
जबलपुर में है। कैसे याद आएगा? विकलांग पुनर्वास केंद्र, एजुकेशन अच्छी है तो विकलांग आदमी को दूसरा पैर की तरह एजुकेशन काम करती है, ये सब ठीक है। महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज है, महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज है, ये बुजुर्ग के आंसर से याद आएगा। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र है। देखो पूरे समुदाय का विकास होता है ना, बाबा जी ने बोला, तो महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में है। ये आपको लग रहा होगा कि ये फालतू की ट्रिक क्यों बना रहे हैं, लेकिन जब हम 52 जिले पढ़ चुके होंगे तो एकदम से कोई पूछेगा बताओ भाई महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन में होगा इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, तो डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा आप याद ही कर लो इससे, ट्रिक से ही, ठीक है। अच्छा, जब जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो अच्छे से वे बना के रखता है, ठीक है। तो जिलेटिन कारखाना जबलपुर में है, ठीक। देश का फर्स्ट मकड़ी घर 98 में प्रस्तावित था, ये आपने पढ़ लिया क्योंकि ई लर्निंग हो रही है तो बुक में मकड़ी का जाला लग रहा है, ठीक है। यहाँ से 3 पॉइंट आप और याद रख सकते हैं। राज्य वन अनुसंधान स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। ये वैसे तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट हम जैसे खेती किसानी से रिलेटेड जो जो इंस्टीट्यूट है उनका ईयर वो कहाँ पे है अलग से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जबलपुर जिले वाइज कर रहे हैं तो पूरा ही कंप्लीट करेंगे। तो स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राज्य वन अनुसंधान, ये जबलपुर में है। देखो इसको कैसे याद रखेंगे। अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यही कृषि से आपको वन अगर याद आता है, वन, तो आपको ये याद रखा जा सकता है, ये राज्य वन अनुसंधान जबलपुर में है। वैसे तो इसकी स्थापना वर्ष क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही जानवा। इनका राज्य वन अनुसंधान का खुद का म्यूजियम है, अरणविथिका, बहुत अच्छा नाम है, एक बार में याद हो जाता है, अरणविथिका, ठीक है। राज्य मक्का अनुसंधान है, ये मकड़ी से आप याद रख सकते हैं, देश का फर्स्ट मकड़ी घर उसी से मक्का अनुसंधान। और राज्य गेहूं अनुसंधान, ये मक्का और गेहूं अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर जबलपुर में ही है। यहाँ आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, गेहूं अनुसंधान एंड मक्का अनुसंधान, ठीक है। ये लगभग 20 से 22 पॉइंट आपको याद हो गए हैं। स्टोरी सिर्फ एक है, वो एजुकेशन लिटरेसी रेट, साक्षरता दर से जो याद की है हमने, ठीक है। अच्छा देखो इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मध्य प्रदेश का बैडमिंटन एसोसिएशन, टेबल टेनिस एसोसिएशन, आर्चरी एकेडमी, और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये कंफ्यूजिंग क्यों है मैं आपको बताता हूँ रीज़न। दो चीज़ें हैं, एक तो होता है एकेडमी और एक होता है एसोसिएशन, ठीक। तो पेपर में ये दोनों ही आते हैं, एकेडमी भी आ सकता है और एसोसिएशन भी आ सकता है। तो मेरे पास ये अलग से लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पूरा ही बता दूंगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। पॉज करनी पड़ेगी वीडियो, 1 मिनट। ये देखो ये सारी एकेडमी है जो मध्य प्रदेश में है। एकेडमी क्या होती है? जहाँ बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं, यहाँ सीखते हैं, यहाँ रह के अपने खेल को सुधारते हैं, ये तो हो गई एकेडमी। एक होता है एसोसिएशन, जहाँ ऑफिसर लोग बैठे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मैच कब होगा, कहाँ होगा, और इनमें से कौन से बच्चों को छांट के आगे बढ़ाना है। ये सारा काम होता है एसोसिएशन का, इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, ये सब, ठीक है। लेकिन एकेडमी का सिर्फ काम होता है बच्चे यहाँ रहकर अच्छा प्रशिक्षण लेते हैं। तो पेपर में दोनों ही आते हैं, और इस बार MPPSC 20 में ये आया भी था, आर्चरी एकेडमी कहाँ है। देखो फ्रेंड्स, अच्छे यूट्यूब चैनल से, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे यूट्यूब चैनल से पढ़ें, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले लिख रखा था, आर्चरी एकेडमी का। आर्चरी एकेडमी भोपाल में है, PSC 20 में आया, मैंने भोपाल टिक कर दिया। पढ़ने के बावजूद उसके बाद आंसर चेक किया तो जबलपुर था, और ये मैंने किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा था। तो गलती करा दी यूट्यूब चैनल ने, और अभी भी वो वीडियो है जिसमें बताया गया है कि आर्चरी एकेडमी भोपाल में है, जबकि इसका आंसर जबलपुर था। तो आप थोड़ा सा गूगल पर ये 2-3 चीज़ें देख लीजिए अगर आपने कोचिंग नहीं की है तो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के सहारे मत रहना, नहीं तो मेहनत भी बेकार हो सकती है, ठीक है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मतलब क्रॉस चेक किया है हर जगह से, ओके। तो ये देखो ये है एकेडमी। सबसे पहले हम, ये दोनों पेपर में आता है, एकेडमी भी पूछ सकते हैं और एसोसिएशन भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एकेडमी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एसोसिएशन। ये जबलपुर जिला ही चल रहा है, ठीक है। देखो डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, जिसको शॉर्ट में DSYW बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, जब भारी इमरजेंसी चल रही थी तब, उसी दौरान TT नगर भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी। पहली स्पोर्ट पॉलिसी आई थी 1989 में, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो स्पोर्ट्स ऑफिशियल तरीके से खेलता है और जिसे आगे जाना होता है, तो वो रात में 8-8, 9-9 बजे तक प्रैक्टिस करता है।
इसे याद रख सकते हैं आप। 1989 में फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी, फिर रिवॉल्यूशन हुआ, नई स्पोर्ट पॉलिसी आई 1994 में। इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन फंड के कारण ये इसमें कुछ सुधार हो नहीं पाया। फिर जो अभी न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है 2005 की, ये इंपॉर्टेंट है। अभी यही स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू है एमपी में, 2005 वाली। ओके, अब देखो एकेडमी के बारे में अगर हम देखें तो ग्वालियर में बैडमिंटन एकेडमी है 2010, वुमेन्स हॉकी एकेडमी है 2006, शिवपुरी में क्रिकेट एकेडमी है 16, होशंगाबाद में स्विमिंग एकेडमी है 2008 और जबलपुर का आर्चरी एकेडमी 2013। ये देखो, ये तो आप बोलने वाले हैं नहीं क्योंकि ये मेरा गलत हो गया MPPSC 20 में। आर्चरी एकेडमी मैं भोपाल देख के गया था जबकि ये जबलपुर में था, ये याद रहता है। दूसरी बात, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया। पूरी नर्मदा नदी होशंगाबाद शहर से निकलती है, तो स्विमिंग के लिए बहुत जगह है। आराम से नर्मदापुरम मतलब नर्मदा में स्विमिंग कर सकते हैं, तो स्विमिंग एकेडमी होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में है, ये याद हो जाता है। ठीक है, एक बचता है शिवपुरी एकेडमी, बड़ा अजीब है। शिवपुरी वैसी जगह है थोड़ी, शिवपुरी में क्रिकेट एकेडमी है, ये याद हो जाता है। ग्वालियर में बैडमिंटन एकेडमी है एंड वुमेन्स हॉकी एकेडमी है। बाकी सब भोपाल में है, मार्शल आर्ट एकेडमी, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, इक्वेस्ट्रियन एकेडमी, शूटिंग एकेडमी, मेंस हॉकी एकेडमी। ये ध्यान रखना क्योंकि वुमेन्स हॉकी ग्वालियर, मेंस हॉकी भोपाल, एथलेटिक्स एकेडमी भोपाल। हालांकि ये आपको ईयर भी याद करने होंगे, लेकिन फिलहाल आप सिटी याद रखो। ठीक, ग्वालियर में याद रखना है बैडमिंटन एंड वुमेन्स हॉकी। ये हो गई एकेडमी की बात। अब बात करते हैं एसोसिएशन की, जो पेपर में पूछते हैं, ये भी पूछते हैं। मतलब यहाँ मैंने लिख रखा है, ये एसोसिएशन है। ठीक है, ध्यान रखना, एसोसिएशन। एसोसिएशन याद करना बड़ा सिंपल है, आपको बस याद करना है। मैं आपसे बोलूँ आपके 2 फेवरेट गेम कौन से हैं, तो मैक्सिमम लोग बैडमिंटन एंड क्रिकेट बोलते हैं। ठीक है, बैडमिंटन एंड क्रिकेट, ये इंदौर में है। एसोसिएशन ध्यान रखना भैया, एसोसिएशन जो मैनेज करते हैं आगे कौन कौन बच्चे जाएंगे, ऑफिशियल्स। बैडमिंटन एंड क्रिकेट इंदौर में है। यहाँ से आप रखना एसी भोपाल में है, एसी भोपाल में है, यानी कि एथलेटिक्स और चेस ये भोपाल में। सी से क्रिकेट मत कर देना। बैडमिंटन क्रिकेट इंदौर, एथलेटिक्स चेस भोपाल, बाकी सब जबलपुर में है। हॉकी एसोसिएशन जबलपुर, फुटबॉल एसोसिएशन जबलपुर, टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर, कराटे एसोसिएशन जबलपुर, वूसू एसोसिएशन जबलपुर। ठीक, जबकि वूसू एकेडमी वगैरह कहाँ थी, सारी भोपाल में, लेकिन एसोसिएशन जबलपुर, बाकी सब जबलपुर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप, एक जगह लिख लेना, आराम से कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक जगह अगर नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूज होते रहेंगे। जबलपुर में ये सारे एसोसिएशन हैं, कौन कौन से, बैडमिंटन और क्रिकेट इंदौर में है, एसी यानी एथलेटिक्स और चेस भोपाल में है, बचे हुए सारे एसोसिएशन जबलपुर में है। और एकेडमी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आर्चरी एकेडमी जबलपुर में है। ठीक है, ये जबलपुर जिला चल रहा था तो इतनी चीज़ें हमें बताना जरूरी था। तो आपके ये वाले पॉइंट कवर हो गए। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में बता रहे हैं, जबकि हमने पढ़ा है बैड क्रिकेट यानी बैडमिंटन एंड क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ है, इंदौर में। देखो फ्रेंड्स, ऐसे गलती हो जाती है, हम मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में पढ़ के जाते, पेपर में आता, हम जबलपुर टिक कर देते और पिछली बार की तरह गलत हो जाता। ठीक, हमने अलग से अपना नोट्स बना रखा था, उसमें हमें पता लगा बैडमिंटन एसोसिएशन तो इंदौर में है। फिर हमने गूगल में सर्च किया तो पता लगा 1946 में जबलपुर में ही इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन 1998 में इंदौर में शिफ्ट हो गया। और हमने ये कहाँ से लिखा है आपको बता ही दिया है, सत्य आरती शर्मा क्लासेस के रजत सर से। मिस्टेक हो जाती है, उन्होंने गौर नहीं कर पाया, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि अपने आप से भी थोड़ा एक्टिव रखना है अपने आप को। ये मैंने अभी देखा। ठीक है, अभी मतलब जब ये नोट्स बनाए उसके बाद। तो आप ऐसे ध्यान रखना, बैडमिंटन एसोसिएशन इंदौर में है। अभी भी आप रजत सर की जबलपुर वाली सेकंड वीडियो देखना, उसमें बैडमिंटन एसोसिएशन अभी भी जबलपुर में है। ठीक है, मैं चलो, टेबल टेनिस एसोसिएशन तो जबलपुर में है ही, आर्चरी एकेडमी तो जबलपुर में है ही, ये तो मेरा गलती हो गया था इस बार, भोपाल में नहीं है, जबलपुर में है। ठीक है, अब स्टेडियम देख लेते हैं, 3-4 स्टेडियम है। मध्य प्रदेश हॉकी स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम। अब यहाँ पे हॉकी स्टेडियम से 2 बात आपको याद रखनी चाहिए, याद कि हॉकी एसोसिएशन भी जबलपुर में है, लेकिन एकेडमी एक भी जबलपुर में नहीं है हॉकी की। वुमेन वाली ग्वालियर में है और मैन वाली भोपाल में है, एसोसिएशन जबलपुर में है। ठीक है, हॉकी एकेडमी रानी दुर्गावती से आपको याद रखना है, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम है। पंडित रविशंकर शुक्ला तो जबलपुर के थे ही,
तो पंडित रविशंकर शुक्ला स्टेडियम और शिवाजी महाराज स्टेडियम है, ठीक है। रानी दुर्गावती ने 3 ताल बनवाए थे, रानी ताल, आधार ताल और चेरी ताल, ठीक। रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ से याद रहेगा। अब जैसे 2018 के करंट अफेयर्स में ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको एकलव्य पुरस्कार वगैरह मिले थे, तो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट था, अब शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी जो 2019-20 में एकलव्य पुरस्कार वगैरह मिले हैं वो कौन से जिले के हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर भी आप देख लो एक बार, मुस्कान किरार तीरंदाज, श्रेया अग्रवाल शूटिंग, मुतुम इसोचमा सिंह साइकिलिंग, इन्हें विश्वामित्र अवार्ड मिला था 2018 का। अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लो, ठीक है। ये सारे घाट हैं, आप एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। फिर भी आप 2-3 मैं याद करा देता हूँ। देखो, एक है सरस्वती घाट, दरोगा घाट, मतलब पढ़ाई करेंगे तो सरस्वती पढ़ाई से डायरेक्टली रिलेटेड है, और पढ़ाई करेंगे तो दरोगा बन जाएंगे तो दरोगा घाट। झांसी घाट, लमेटा घाट, ग्वारी घाट। अच्छा, यहाँ एक तिलवारा घाट है, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की अस्थियां विसर्जित हुई थी, आपको पता होगा गांधी जी की अस्थियां अलग अलग पवित्र स्थान पर विसर्जित हुई थी, उनमें से एक है तिलवारा घाट, यही शहीद स्मारक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमारा सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट बच रहा है। एमपी हाई कोर्ट को और पढ़ने के बाद, एमपी हाई कोर्ट को पढ़ने के बाद हिस्ट्री का पार्ट देखेंगे। हिस्ट्री में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक कलचुरी त्रिपुरी वाले और एक गौंड किंगडम, ठीक। पहले एमपी हाई कोर्ट देखो भाई, एमपी हाई कोर्ट जबलपुर में कब आया? जब 1956 में एमपी बना। उससे पहले एमपी हाई कोर्ट नागपुर में ही था। फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, मतलब जब 1936 में एमपी हाई कोर्ट बना नागपुर में, तब उसके चीफ जस्टिस कौन थे? क्वेश्चन आ चुका है भाई, एल्बर्ट स्टोन। तो इसको ऐसे याद कर लो भाई, हाई कोर्ट जो होती है ना, वही चीज़ों को संभाल के रखती है, नहीं तो पॉलिटिक्स बहुत बेकार हो गई है इस टाइम पर। तो हाई कोर्ट को तो स्टोन जैसा मजबूत होना चाहिए, तो एल्बर्ट स्टोन, ठीक है। ये पहले हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे, लेकिन जब एमपी में हाई कोर्ट बना 1956 में आके, तब तो एम हिदायतुल्ला थे, सबको पता है, आपको भी पता होगा, एम हिदायतुल्ला फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। एमपी हाई कोर्ट की जो जबलपुर में बिल्डिंग है, उसका निर्माण करवाया था राजा गोकुल दास ने 1889 में, और इसके मतलब आर्किटेक्ट थे हेनरी इरविन, ओके। ये याद रहेगा नहीं, पहली बार पढ़ के पहले बता रहा हूँ आपको, राजा गोकुलदास, हेनरी इरविन, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश का पर्यावरण न्यायालय, तो इस न्यायालय से, हाईकोर्ट न्यायालय है ना, तो इससे आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय जबलपुर में है। एक चीज़ आपको यहाँ मैं बता नहीं पाया, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी जबलपुर में है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हेडक्वार्टर, जिसको शक्ति भवन बोलते हैं, 1 दिसंबर 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कैसे याद रखेंगे? देखो, ये बच्चा पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, ठीक है, फर्नीचर पर बैठ के, तो फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो चाहिए ही चाहिए पढ़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हेडक्वार्टर जबलपुर में, यही मैंने इसलिए ये लिख दिया था, ठीक है। चलो, आपको भी याद हो गया होगा। अब हमारी 2 चीज़ें बच रही हैं। अच्छा, ये एक बार देख लो, वैसे मैं बता चुका हूँ, त्रिपुरी का सुंदरी मंदिर, यहाँ त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था 39th 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, ठीक है। एक पॉइंट ये देख लो, एक ही बार में याद हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि कैपिटल जबलपुर को बनाया जाए, ठीक। चलो, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम है, या आपने नदी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियरली पता होगा, बरगी डैम 1990 मेगावाट, जिसका नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना भी है। इसका नाम नहीं है एक्चुअली, ये डाइवर्जन, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड होता रहता है, तो एक डाइवर्जन हो गया और एक रानी अवंतीबाई सागर परियोजना हो गई, ये सब बरगी डैम के पास है, ओके। और रेलवे डिवीज़न का हेडक्वार्टर, अगर आपने ये ट्रांसपोर्ट वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि एमपी में सिर्फ एक ही रेलवे डिवीज़न का हेडक्वार्टर है, वो है जबलपुर में, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य, ठीक, जबलपुर में। ये 2003 में बना था, आपको पता होगा 2003 में। अभी लेटेस्ट जो है वो है साउथ कोस्ट रेलवे,
इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में 2019 में बना, और 2019 में जितने भी पेपर हुए उसमें ये क्वेश्चन आया, भाई नया नया रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम में। लेकिन ये 2003 में जिसका जबलपुर हेडक्वार्टर था। एक ही रेलवे डिवीज़न है, टोटल 18 में से सिर्फ एक है जिसका हेडक्वार्टर किसी एमपी के शहर में है, जबलपुर में। ये चीज़ आपको पता होगी अगर आपने एक भी बार पढ़ा है। अच्छा, अब हमारी हिस्ट्री बच रही है, देखो त्रिपुरी के कल्चरी और गोंड किंगडम बच रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बचा के ही रखेंगे। उसके पहले ये 6-7 पॉइंट आपको एक बार देखने पड़ेंगे। मदन महल, मोती महल, 64 योगिनी मंदिर। मोती महल 2-3 जगह है, 64 योगिनी मंदिर 2-3 जगह है, इसलिए पेपर में ज़्यादा आता नहीं है। फिर भी आप देख लो, 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में है। पिसनहारी की मड़िया, तिगवा विष्णु मंदिर, ये तो ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद होगा। तिगवा विष्णु मंदिर, निदान जलप्रपात, कंकाली माता मंदिर, कचनार सिटी शिव मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बंदर कूदनी मंदिर। सर ने बताया था कि नर्मदा नदी एक जगह आके इतनी सक्रिय हो जाती है कि बंदर एक जगह से दूसरी जगह कूद जाते हैं नदी के ऊपर से। लेकिन वहाँ आके किसी छात्र ने उनको बताया कि जितने भी बंदर कूदे वो सारे मर गए। ठीक, ये चीज़ें ऐसी ही चीज़ें याद हो जाती है। बैलेंसिंग रॉक मध्य प्रदेश में, नर्मदा गो कुंभ मेला लगता है। कच्छा मच्छा पुरातात्विक स्थल जबलपुर में, ये तो पेपर में आता ही रहता है, कच्छा मच्छा पुरातात्विक स्थल। देखो यहाँ से आपको 3-4 चीज़ें याद करनी है। तिगवा का विष्णु मंदिर डायरेक्टली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। जैसे ये बैलेंसिंग रॉक है, ऐसे करके एक रॉक है ऊपर और एक है ऐसे नीचे, मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, छोटा सा सपोर्ट है, और ये बैलेंसिंग रॉक है। 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ चुका है, फिर भी ये बैलेंसिंग रॉक अपनी जगह पर स्थिर है, तो ये अचंबा है ना। ठीक है, इसी से आपको याद रखना है। कैसे याद होगा, देखो ये बैलेंसिंग रॉक है जबलपुर में, इतनी चीज़ हमने याद कर ली। कैसे याद की, देखो यहाँ कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो देखो पढ़ाई पढ़ाई में अच्छा है, क्योंकि हम जबलपुर की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई में अच्छा है, तो पढ़ाई को भी ऐसे ही बैलेंस करना पड़ता है जैसे ये पत्थर बैलेंस है। ठीक है, पत्थर बैलेंस है, ऐसे ही पढ़ाई को बैलेंस करना पड़ता है। अगर गलती से इधर नीचे आ गए और ये पत्थर गिर गया तो नीचे हम पिस जाएंगे। पिसनहारी की मड़िया है, ठीक है, जबलपुर में। इसी बैलेंसिंग रॉक से याद आएगा पिसनहारी की मड़िया, ठीक है। ठीक है, यहाँ एक प्रूफ और है, जैसे ये पूरा पत्थर रखा हुआ है और सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये पूरी परछाई पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कहीं कनेक्शन हो, ऐसा नहीं है, पूरी परछाई दिखती है, काली काली परछाई दिखती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है, काली परछाई दिखती है यहाँ से। कंकाली माता मंदिर है, छोटी सी हिंट काम करेगी ये कंकाली माता मंदिर याद करने में। कचनार सिटी शिव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ये दोनों चीज़ें, कचनार सिटी शिव मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर, ये दोनों तो याद रहेगा आपको। काली परछाई दिखती है, तो काली से कंकाली मंदिर, ये आप याद रखना कंकाली, क्योंकि आगे चल के ककन मठ मंदिर, कछवाहा मंदिर, ये सारे मुरैना जिले में आएंगे, फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना कंकाली माता मंदिर। कंकाली माता मंदिर कहाँ है, ये काली परछाई दिख रही है तो ये रॉक के पीछे, तो जहाँ रॉक है, जहाँ बैलेंस करके करके रहना पड़ता है, जहाँ पढ़ाई अच्छी है, जबलपुर की बात हो रही है, कंकाली माता मंदिर। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्टली याद हो जाएंगे। अच्छा, ये काली परछाई दिख रही है तो आपको यहाँ से याद रख लेना चाहिए कि हरिशंकर परछाई जी जो है उन्होंने यहीं जबलपुर में ही अपना कामकाज किया, जबलपुर में ही अपना कामकाज किया हरिशंकर परछाई जी ने। लेकिन इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था, हरिशंकर परछाई जी का। हरिशंकर परछाई जी का जन्म होशंगाबाद में हुआ था, लेकिन काम उन्होंने जबलपुर में किया। हरि सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ से ही हैं। द्वारका प्रसाद मिश्रा, जया बच्चन, जबलपुर से जया बच्चन है, और यहीं से आपको याद रखना है कि किरण खेर भी हैं। जबलपुर से जया बच्चन, जबलपुर से जादूगर आनंद। ठीक, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। और जया बच्चन से आपको याद रखना है अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर भी यहीं से हैं, मतलब इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है किरण खेर ने यहाँ। ठीक, उसके बाद आदेश श्रीवास्तव, ये भी जबलपुर से हैं। एक्चुअली ये कटनी से हैं, पहले जबलपुर कटनी का हिस्सा था। आदेश श्रीवास्तव कटनी पढ़ेंगे तब याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन जादूगर आनंद जबलपुर में ही, ये याद रखना। द्वारका प्रसाद, वैसे मेरे पास इसकी ट्रिक है, हरिशंकर परसाई जी ने कौन कौन सी कृति लिखी हुई हैं।
ठीक। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन कौन सी कृति लिखी हुई हैं, तो ये मैंने जब एमपी का ये लिटरेचर पढ़ाया था तो उसमें ये ट्रिक यहाँ आप देख लेना। अगर यहाँ ट्रिक बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वैसे ही आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, लेकिन हमारा जबलपुर ज़िला कंप्लीट हो गया है। अब हमारी सिर्फ एक चीज़ बच रही है, वही हिस्ट्री, गौंड किंगडम और त्रिपुरी के कल्चरी। वीडियो पॉज करके अभी हम बताते हैं क्या है। जबलपुर ज़िला पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा गौंड किंगडम यहाँ देख लो, वैसे ये हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। गौंड किंगडम की देखो अलग अलग जगह थी, गढ़मंडला, चंद्रपुर, खेरला, देवगढ़, ठीक है। तो ये जो गढ़ मंडला वाला क्षेत्र है ना, ये मंडला का नहीं है एक्चुअली, ये जबलपुर और मंडला दोनों का है, ठीक। ये गढ़ मंडला वाला क्षेत्र। कलचुरी के ही सामंत थे यादव राय, कहीं कहीं जादू राय लिखा है। उन्होंने अपने गौंड किंगडम की इंडिपेंडेंट स्थापना कर ली, ठीक है। जादू राय याद कर लो भाई, क्यों? क्योंकि जबलपुर से हैं तो ये जादू राय याद रहेगा, ठीक है। फिर आगे चल के थोड़ा टाइम बीत गया, मदन सिंह आए, उसके बाद 48वें नंबर पर आए संग्राम शाह, ठीक है। संग्राम शाह के बेटे का नाम था दलपति शाह, और ये पति थे, इनके नाम में ही पति है, देखो दलपति। तो ये पति थे किनके? वीरांगना दुर्गावती के। अब दुर्गावती जबलपुर की हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। दुर्गा ताल क्रिकेट स्टेडियम, रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम, रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, रानी दुर्गावती एयरपोर्ट, जिसको डुमना एयरपोर्ट बोल रहे हैं, जबलपुर की। तो इससे आपको याद रहेगा भाई कि दुर्गावती के पति थे दलपति शाह। वीरांगना जो दुर्गावती हैं वो गौंड कास्ट की नहीं है, वो चंदेल के महोबा की राजकुमारी थी, वीरांगना दुर्गावती, ठीक। ये 1542 से 1548 का टाइम है। आप ये सोच रहे हैं कौन सा टाइम है ये? जब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में तू मैं हो रही है, उस टाइम, उसका तब का समय है ये। इनकी हो जाती है मृत्यु, दलपति शाह की, इनके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर वीरांगना दुर्गावती भी मरना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोगों ने समझाया कि आपका भी पुत्र है वीर नारायण, इसके रिस्पेक्ट में आप शासन करिए। तो 1548 से 1564 तक ये करती हैं शासन गौंड किंगडम का। ये गढ़मंडला वाला क्षेत्र, गढ़मंडला यानी मंडला और जबलपुर वाले क्षेत्र में, ठीक। सिर्फ हमने आपको 3 नाम याद कराए हैं, एक संग्राम शाह, एक पति और एक दुर्गावती, ठीक है। इनका जो पुत्र है वीर नारायण, ये गढ़कटंगा वाला क्षेत्र को संभालते हैं, गढ़कटंगा। लेकिन बाद में अटैक होता है गढ़कटंगा से, तो ये अपनी कैपिटल चौरागढ़ नरसिंहपुर कर लेते हैं। लेकिन वो छोड़ो, आप वीरांगना दुर्गावती को देखो, इनका जो काम हो रहा था, मतलब इनका जो मेन किला था वो था सिंगौरगढ़ का किला दमोह में, ठीक। लेकिन आसफ खान ने हमला कर दिया था यहाँ। तो देखो यहाँ पे 2 नाम आते हैं अकबर के। एक अकबर हमला किया मालवा पर, ठीक है, और एक अकबर यहाँ हमला करवाता है आसफ खां से। तो मालवा पर हमला करवाता है आदम खां से, और यहाँ आसफ खां से। तो देखो इनके पास था बहुत पैसा, वीरांगना दुर्गावती के पास। तो यहाँ से जो अकबर का आया सेनापति वो था आसफ खां, मतलब सब साफ करके ले गया। मतलब यहाँ से सोना ले गया हाथियों पे रख के, आसफ खां सब साफ करके ले गया ना। ये पूछेंगे क्वेश्चन कि कौन आया था भाई अटैक करने, आसफ खां, ठीक है। इनकी समाधि, वीरांगना दुर्गावती की समाधि वाराह ग्राम जबलपुर में ही है। ये हो गया। अब डिटेल में गौंड किंगडम हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जल्दी ही हिस्ट्री आने वाली है, तब पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद अब आपको एक किंगडम और बचा है, त्रिपुरी की कल्चरी। हाँ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। थोड़ा रफ आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। थोड़ा सा सरल बनाने के लिए पढ़ रहे हैं हम, साथ में ही पढ़ेंगे। देखो कल्चुरी के 2 ब्रांच थी, एक थी महेशमती वाली और एक थी कल्चरी त्रिपुरी वाली। हमें त्रिपुरी वाली पढ़नी है, जबलपुर वाली पढ़नी है एक्चुअली। तो इनके जो आदि पुरुष थे वो थे बामराज देव, लेकिन संस्थापक जो माने गए हैं वो है कोक्कल देव। इनको कोक्कल देव भी बोलते हैं, कोक्कल देव, नाम ही ऐसा है, पहली बार में याद हो जाएगा, ठीक है।
कोक्कल देव। पहला प्रतापी शासक हुआ इनके यहाँ युवराज देव। युवराज देव ने चंदेल की राजकुमारी से शादी की। अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने राष्ट्रकूट के कृष्ण टू से किया। लेकिन ये हिस्ट्री है, रटो मत। हम डायरेक्टली जब ये हिस्ट्री कराएंगे तो ये सारी ट्रिक बता देंगे आपको, थोड़ा सा देख लो बस। इनकी युवराज देव की रानी थी रानी नोहला। उन्होंने नोहलेश्वर शिव मंदिर बनवाया था दमोह में। ये दमोह की हिस्ट्री है। इनके यहाँ युवराज देव के यहाँ एक राइटर रहते थे राजशेखर। इन्होंने काव्य मीमांसा लिखी। ये सब चीज़ की ट्रिक है, बस आप एक बार देख लो भाई। कल्चरी किंगडम जबलपुर का था, तो एक बार हम देख लेते हैं। लास्ट में थोड़े दिन बाद राजा आया, राजा गंगे देव। इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए लक्ष्मी प्रकार के। ठीक है। इनकी लड़ाई हुई थी, राजा गंगदेव की लड़ाई हुई थी परमार के भोज के साथ। परमार के भोज के साथ 9 से 13वीं सेंचुरी वाला जो परमार है उससे। तो परमार के भोज की एक तरफा जीत हुई थी। वहीं से ये कहावत प्रचलित हुई थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये गंगू देव है ना, कहाँ गंगू तेली। राजा भोज एक तरफा जीते थे। इसके बाद कर्णदेव आए। कर्णदेव को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है, जैसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, कर्णदेव को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। फिलहाल के लिए आप इतना ही देख लो कल्चरी में। जब हम हिस्ट्री करेंगे तो इसको ट्रिक से सब कुछ याद कर लेंगे। और ये हिस्ट्री हम जल्दी आने वाली है, 10 दिन में सारे ज़िले हो जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, तो अब आपका जबलपुर ज़िला कंप्लीट हो गया होगा। अब आप दोबारा रिपीट में ये वीडियो देखना। वीडियो हो गई है 38 मिनट की। इतनी लंबी वीडियो आज तक मैंने बनाई नहीं है, लेकिन बन गई है। थैंक यू।